गुजर रही भारत की इकोनॉमी के लिए राहत की खबर आई है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तब्दील करने को मंजूरी दे दी है। इससे ईरान पर लगे सैंक्शन हट सकते हैं, क्रूड का दाम गिरेगा और खास करके भारत की तेल कंपनियों को फायदा होगा। शेयर बाजार ने भी इस खुशी में आज जोरदार छलांग लगाई है। बाजार पर ईरान का इम्पैक्ट, इस सारी स्टोरी की डिटेल पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे। दूसरी बड़ी खबर, सबसे बड़े सरकारी बैंक के 2 आला अफसर सीबीआई की नजर में है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की होनी है, हो सकती है। इन पर आरोप है कि रिश्वत लेकर वो एसबीआई से लोन दिलवा रहे हैं। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखिए आवाज एट 9 में आगे। और 5.5 साल के बाद आरुषि और हेमराज हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को हत्या के लिए दोषी पाया, लेकिन साफ है कि ये कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तलवार दंपति अपील भी करेंगे। तो ये सारी बड़ी स्टोरीज है आवाज एट 9 में। आज मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है कविता। नमस्कार। आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश गन्ना संकट के लिए राज्य सरकार का किसानों को सब्सिडी देने पर विचार। मिले 235 रुपए से ज्यादा का भाव देने को नहीं है तैयार। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न की रिफंड मिलने में हो सकती है देरी। वित्तीय घाटे को काबू करने के लिए बड़े रिफंड को टाल सकती है सरकार। होंडा ने चौथी जनरेशन की सिटी कार से पर्दा उठाया। अगले साल जनवरी से भारत में मिलने लगेगी नई होंडा सिटी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग, 70% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। मिजोरम में थी 81% वोटिंग। बाजार में आज जोरदार तेजी देखी गई। दरअसल ईरान समझौता आज पूरी दुनिया के बाजारों के लिए खुशखबरी साबित हुआ है। आज सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट और निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा है। जी बिल्कुल। और शेयर बाजार की इस तेजी में तेल गैस शेयरों का सबसे बड़ा योगदान था। बाजार में आज के कारोबार को अब विस्तार से समझा रहे सीएनबीसी आवाज के मार्केट डायरेक्टर अनिल सिंह। एक्सपायर के हफ्ते में बाजार ने बेहद दमदार शुरुआत की और शुक्रवार के हाईएस्ट लेवल 6050 के पार खुलने के बाद दिन भर बाजार ने पीछे मुड़ते नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात यह है कि रुपए की मजबूती और ईरान से आती हुई पॉजिटिव खबरों ने बाजार को दिन के हाईएस्ट लेवल पर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होने में मदद की। सेंसेक्स और निफ्टी तो 2% की मजबूती के साथ चढ़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो शुरुआत में थोड़ा कम बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन अंत होते होते मिड कैप इंडेक्स ने भी 1.5% की अच्छी छलांग लगाई। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहद ज्यादा। देखिए वॉल्यूम 3 लाख करोड़ के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव सेशन के लिए बढ़िया इंडिकेटर कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक शानदार ट्रेडिंग सेशन, काफी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला और कुछ हद तक फ्रेश खरीदारी भी होती हुई दिखी। बैंकिंग शेयरों ने फिर से लीड करने का काम किया, जो कि हाई बीटा स्टॉक्स हैं। एसबीआई जैसे शेयरों में काफी तेज उछाल देखने को मिला। खबरें यहाँ पर क्यूआईपी की भी आती हुई दिख रही, उसके चलते स्टॉक में काफी मजबूती दिखी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक भी पीछे नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में यहाँ पर जमकर तेजी होती दिखी। एक्सिस बैंक अब 23 दिसंबर से यहाँ पर सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा। इसके बाद स्टॉक में 3% का उछाल आता हुआ दिखा। लेकिन मिड कैप बैंक में जमकर तेजी होती दिखी और ओबीसी ने 7% का बड़ा उछाल दिखाया। कैनरा बैंक में भी क्यूआईपी के अप्रूवल लेने की खबरों के दम पर 4% की तेजी होती नजर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर काफी तेजी से चढ़े। रुपए की मजबूती और क्रूड के दामों की कमी, दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पर कमाल करते हुए दिखे और इन शेयरों में जमकर उछाल आता दिखा। वैसा ही उछाल दिखा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी। ओएनजीसी और कैन इंडिया जैसे शेयरों में काफी अच्छी तेजी हुई। कैन में कल यहाँ पर जो बैठक होने वाली है बायबैक पर, उससे पहले स्टॉक पर पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। कैपिटल गुड शेयर भी काफी उछाल के साथ बंद होते हुए दिखे। सीमेंट्स के नतीजे आए थे, शुरुआत यहाँ पर कमजोर हुई, लेकिन बंद होते होते सीमेंट्स ने बड़ा उछाल दिखाया। रियल एस्टेट शेयरों में भी आज मजबूती बरकरार रही और शुगर शेयरों में भी समाधान निकलने की उम्मीद में यहाँ पर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। ऑटो शेयरों में एक अच्छी तेजी दिखी, खासतौर से 2 व्हीलर्स, हीरो मोटर और बजाज ऑटो अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी पर चलने वाले शेयरों का जिक्र करें तो एससीसी, एचडीएफसी जैसे शेयरों में आज बढ़िया उछाल दिखा। खबरों के दम पर जहां एक्शन दिखा, वाइट लैब और साथ ही फाइजर के मर्जर की खबरों के बाद दोनों ही स्टॉक में बड़ी तेजी होती दिखी। डीआईसी इंडिया ने अपने डीलिस्टिंग का ऑफर दिया, लेकिन स्टॉक उससे 100 रुपए ऊपर 20% सर्किट पर जाकर बंद हुआ। एमआरपीएल ईरान की खबरों के चलते तेजी में रहा। वहीं मैंगलोर केमिकल में जुआरी ग्रुप अपनी स्टेक शायद विजय माल्या ग्रुप को बेच सकता है। इस खबर के बाद स्टॉक में 12% की तेजी आती दिखी। बाजार ने आज जोरदार तेजी दिखाई और जानकारों को लगता है कि भारतीय बाजार में अब भी काफी दम है। बीएनपी पारिवार के मनीषी रॉय चौधरी मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सेंसेक्स के 22,000 छूने की संभावना जता रहे हैं।
from the present levels, where the valuations are, the market appears kind of fully valued at about 14 to 14.5 P multiples. I think the appreciation in the market over the longer term, that if you look at a 12-month view, would be in line with earnings growth, which is possibly about 10% or so. So that essentially means that the Sensex would possibly be close to about 22,000 by the end of 2014. और शेयर बाजार की तेजी ने रुपए में भी जोश भरने का काम किया। रुपए ने न सिर्फ हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ की, बल्कि इस मजबूती को पूरे दिन कायम भी रखा। डॉलर के मुकाबले रुपए 37 पैसे मजबूत होकर 62.5 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में भी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 से 42 पैसे की मजबूती दिखाने में कामयाब हुआ है। जनवरी से अब तक रुपए में 12% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि बैंकों और एक्सपोर्टरों के डॉलर बेचने से रुपए को फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है। शेयर बाजार में तेजी की वजह से भी डॉलर में लोगों का रुझान कम हो रहा है। ईरान समझौते के बाद कच्चे तेल में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम नाइमेक्स पे भाव चेक कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $94 के आसपास कारोबार हो रहा है। दिन के कारोबार में शुरुआती कारोबार में हमने देखा 93 के आसपास ही लटका हुआ था, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं 0.1% की कमजोरी पर। लेकिन ब्रेंट क्रूड आप देखिए ये लगभग 2 से 0.2% की कमजोरी के साथ ही लगातार कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजारों पर इसका जो असर है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 1.5% की कमजोरी पर 5,901 के लेवल घरेलू बाजार में कच्चे तेल में आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली अगर हम देखें तो पहले ही भंडार बढ़ने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ था और अब ईरान में परमाणु समझौते के बाद कच्चे तेल पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बाजार में आज की जोरदार तेजी की वजह ईरान से हुआ परमाणु करार है, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। ईरान ने 6 देशों के साथ जो करार किया है उसके तहत वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार हो गया है और इसके एवज में उसे $7 अरब की आर्थिक मदद मिलेगी। इस समझौते के बाद कच्चे तेल के भाव कम होंगे, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल घटेगा। जाहिर सी बात है इससे रुपए को सहारा भी मिलेगा। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने का काम भी आगे बढ़ेगा। इस खबर के बाद HPCL, BPCL, IOC, MRPL और चेन्नई पेट्रो में जोरदार बढ़त दिखी। भारत ने भी ईरान के परमाणु समझौते का स्वागत किया है। इस डील के जरिए भारत के लिए ईरान से कच्चा तेल खरीदना आसान हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने उम्मीद जताई है कि इस डील से भारत और ईरान के कारोबारी रिश्ते बेहतर होंगे। We are happy that there has been a breakthrough, and we would like to compliment all those who were engaged in the negotiations, including the US, the EU, and Iran, and China, and Russia. This will bring more trust and stability in the region, and as far as economic engagement with Iran is concerned, it has been there, it has huge potential to grow manifold, and we will be seriously taking all those measures which can improve our trade with Iran. और ईरान समझौता देश की इकोनॉमी के लिए कितना अहम है, इससे कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ONGC के पूर्व CMD RS शर्मा। शर्मा साहब, स्वागत है आपका आवाज at 9 में। ओवरऑल ईरान समझौते का भारत की इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे लिए कितना अहम है ये? मैं सोचता हूँ कि जितना अहम ईरान समझौता भारत के लिए है, शायद ही किसी दूसरे देश के लिए हो। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए ये है कि अभी जो टेंशन और जो परेशानी जो थी, इसको लेके जो सस्पेंस था, में काफी वो जो है राहत सभी महसूस करेंगे। पर इकोनॉमिकली जो है मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कई प्रोजेक्ट वजह से रुके हुए हैं कि यहाँ तक कि हमारी जो इंडियन जो रिफाइनरीज हैं, जैसे MRPL है, SR रिफाइनरी है, ये इस हिसाब से कॉन्फ़िगर बनी हुई है कि ये जो ईरान का जो तेल है, जो कि सावर क्रूड है, उसको ज्यादा प्रोसेस करके उसमें ज्यादा मुनाफा बना सकते हैं। और जब से ये जो तेल का उत्पादन कम हुआ, हमारा आयात कम हुआ, ये कंपनियों के मार्जिन प्रेशर में आ गए। दूसरी जगह से वो तेल को आयात करते हैं, पर उनको इतना मुनाफा जो पहले होता था वो नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी राहत की बात है। पर अभी मैं थोड़ा गार्डेड सा ओपिनियन दूंगा कि अभी जो दिन में सारी इसकी जैसे डिटेल वगैरह मैंने स्टडी की है, अभी ये है कि ईरान जो है 6 महीने तक जो अभी जो जितना तेल निर्यात कर रहा है उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। पहले वो जो
2.5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से वो निर्यात करता था, जो कि घट के 1 मिलियन बैरल तक का रह गया है। तो तकरीबन जो उनका उसको ईरान को अभी ये परमिशन नहीं है कि वो अपने तेल के उत्पादन में बढ़ावा कर सके। तो इसलिए जो उसका इमीडिएट तेल के दामों पे जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए था, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा। पर हमें देखना है कि 6 महीने तक का जो टाइम है, इसके दौरान कैसे वो ईरान के ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो कैसे वो उसका चालन करते हैं, उसके हिसाब से। पर आगे सेंटीमेंट्स जरूर जो है इसमें पॉजिटिव हुए हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन जब रुपए की हालत बहुत खराब थी तो एक सुझाव ये भी आया था कि ईरान से क्रूड का इंपोर्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि वो रुपए में क्रूड बेचते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये विकल्प पॉसिबल है? देखिए, ये विशफुल थिंकिंग वाली बात थी कि हम और ज्यादा आयात कर सकेंगे और रुपीज में पेमेंट कर सकेंगे। चीज ये भी है कि वो रुपीज में पेमेंट करेंगे, वो उनको ईरानियों को भी एक्सेप्ट होना चाहिए। उनके लिए मुश्किल है, उनके पहले ही तकरीबन मेरे हिसाब से 14-15 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ रुके हुए हैं, जो कि वो अपने देश में नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इतने रुपए का क्या करेंगे? उसके बदले हम जो है उनसे क्या खरीदेंगे? उनको क्या कहीं पे पार्टनरशिप देंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट देंगे? वो सब चीजें देखने वाली होती हैं। तो खाली हमारा ये बोल देना कि जी हम आयात बढ़ा लेंगे, रुपीज में पेमेंट होगी, एक्सचेंज पे पैसा रहेगा, ये विशफुल थिंकिंग वाली बात थी। तो उसमें बहुत ज्यादा उस चीज में कोई दम था। तो हमें असल तौर पे देखना है कि हम जो आयात करते हैं, आयात को अभी तो आयात हम बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको तेल उत्पादन बढ़ाने की अभी अनुमति नहीं है, रिलीफ मिला है। आगे चल के ये जरूर अच्छा होगा। इमीडिएट ज्यादा रिलीफ नहीं है, बट इमीडिएट जो रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है, वो है सेंटीमेंट्स का। अभी जो सेंटीमेंट्स इस बारे में जो थे वो काफी गर्मी में थे, उसमें बहुत नरमाहट आई है। जी शर्मा साहब, आपने कहा कि ईरान से रुपए में ज्यादा इंपोर्ट करना शायद इस वक्त विशफुल थिंकिंग होगा। क्या वही तर्क आप भारत ईरान के बीच गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर भी लागू करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो हम एक तो जब पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन IPA की बात हुई थी, MOU भी साइन हुआ था, वो हम लोग US सैंक्शंस के प्रेशर में हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद वो तुर्कमानिस्तान गैस की बात हुई थी। तापी गैस जो है, जो कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए आएगी, वो ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू IPI प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा, जो ONGC OVL ने जो वहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन किया था उसमें सक्सेस हुई थी, वो जो फील्ड जो है हम उसके डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसमें भी जो है हमको राहत मिलेगी, सैंक्शंस रिलीफ होंगी। तो ये देखिए कितने लोगों के लिए राहत है, सभी इंडियन रिफाइनरीज के लिए राहत है। जी गैस के इंपोर्ट के बारे में IPI पाइपलाइन के बारे में भी राहत है। और ये ONGC के लिए जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमको सफलता मिली थी, प्रोडक्शन में भी राहत है। तो सभी इसलिए राहत जो है सेंटीमेंट्स में, वही सेंटीमेंट्स की बात है, राहत इमीडिएट नहीं है। पर जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से जो डेरिवेटिव्स मार्केट होती है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से तेल के दाम काफी ऊपर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तो कुछ तो गिरावट अभी जरूर आएगी इमीडिएट, और जब 6 महीने का जो समय है, अगर उत्पादन वहाँ बढ़ता है, फिर डेफिनेट जो है तेल के दाम जो है $70-80 के नीचे भी आ सकते हैं। शुक्रिया शर्मा साहब, हमसे बात करने के लिए। कह रहे हुए कि $70 से $80 प्रति बैरल तक तेल के दाम आ सकते हैं, और इसी पॉजिटिव सेंटिमेंट का असर अमेरिकी बाजारों में भी दिखा है। ओपनिंग ट्रेड में एक जल्द से नजर डाल लेते हैं अमेरिकी बाजारों पर, जहां पर नैस्डैक कुछ समय के लिए 4000 के स्तर तक पहुंचा। पहली बार 13 साल में डाउ जोन्स, S&P 500 दोनों अपने लाइफ टाइम हाई को छू चुके हैं। लेकिन इस वक्त फ्लैट ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आया है हाउसिंग सेल्स का, उसमें गिरावट आई है अक्टूबर महीने के हाउसिंग सेल्स में। तो वहाँ पर थोड़ी निराशा हुई है, जिसके बाद पुल बैक रहा है बाजारों में, और ये 5वीं बार लगातार अमेरिकी हाउसिंग डेटा में कमी आई है, यानी गिरावट हुई है।
अब देख लेते हैं यहाँ पर कमोडिटीज में किस तरह कारोबार हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं नजर कच्चे तेल में, जहाँ पे हम देख रहे हैं सोने पे डाल लेते हैं नजर। फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत बाउंस बैक रैली अब हमें देखने को मिल रही है घरेलू बाजार में। हालांकि तेजी ज्यादा है, लगभग 0.25% की तेजी पर टेक्निकल बाउंस बैक इसे कह सकते हैं 30,087 के लेवल है। वहीं कॉमेक्स में हमने देखा कि मामूली है, लेकिन फिर भी ग्रीन जोन में अब सोना यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर चांदी की बात करें तो घरेलू बाजार में तो मामूली का दबाव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखिए 1% की तेजी $20 के बेहद करीब यहाँ पे फिलहाल कॉमेक्स पर चांदी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो बात हुई कमोडिटीज की, लेकिन आपको बता दें कि अक्टूबर में भारत से होने वाला सोने के गहनों का एक्सपोर्ट 7% घटकर $60.8 करोड़ हो गया है। वहीं अप्रैल से अक्टूबर के बीच सोने के गहनों का एक्सपोर्ट 55% घट गया है। सरकार के जरिए सोने के इम्पोर्ट पर तमाम तरह के पाबंदियां लगाने का असर ज्वेलरी सेक्टर पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। करंट अकाउंट घाटे को कम करने के लिए सरकार ने देश में सोने के इम्पोर्ट पर 10% ड्यूटी लगा दी है। इसके साथ ही कुल इम्पोर्ट किए गए सोने का 20% ज्वेलरी के रूप में एक्सपोर्ट करने की भी यहाँ पर शर्त है। इन्हीं सब नियमों के चलते ज्वेलर्स को सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक के डेप्यूटी एमडी श्यामल आचार्य और एजीएम के कुम्हारा को गिरफ्तार किया। क्या है डिटेल्स बताएंगी संवाददाता अश्विनी चौधरी आगे। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का संकट सुलझाने की कोशिशें जारी है। खबर की डिटेल्स लेंगे हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से इस ब्रेक के बाद। लोन पास कराने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने स्टेट बैंक के एजीएम के कुम्हारा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्टेट बैंक के डेप्यूटी एमडी श्यामल आचार्य से अब भी पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर श्यामल आचार्य को भी सीबीआई हिरासत में ले सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, सीबीआई ने मामले में अब तक क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल, ये अगर पूरा मामला अगर हम आपको यहाँ बताना चाहें तो कॉर्पोरेट लोन पर क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के लिए रिश्वत देने का ये मामला है। दरअसल जो वर्ल्ड विंडो कंपनी है जिसका चेयरमैन है पीयूष गोयल, उनकी कंपनी पे 800 करोड़ का लोन था एसबीआई और दूसरे बैंकों से उन्होंने लोन लिया था, जो कि लास्ट ईयर तक का था। वही लोन वो बढ़ाकर 1200 करोड़ करना चाहते थे, जिसमें एसबीआई का हिस्सा 250 करोड़ का था लास्ट ईयर तक का, और बढ़ा के वो इस साल 325 करोड़ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने के कुम्हारा, जो कि फॉर्मर एजीएम है एसबीआई के, उनका सहारा लिया। एज ए मीडिएटर के कुम्हारा ने बोला कि भाई उनकी पहचान है और वो लोन उनका सैंक्शन करवा देंगे, और इसी को देखते हुए उन्होंने 25 लाख की रिश्वत मांगी। और साथ में उन्होंने कहा कि डेप्यूटी जो एमडी है एसबीआई के श्यामल आचार्य, वो लोन पास कराने में उनकी मदद करेंगे, तो उनको भी यहाँ रिश्वत 15 लाख की बनती है और उनको देनी होगी। इसी बीच सीबीआई ने को जानकारी मिली और उनके दफ्तर और रेसिडेंसेस पर छापे मारे सीबीआई ने, और जो कुछ चीजें सामने आई वो बहुत ही हैरत अंगेज थी। श्यामल आचार्य के खिलाफ जो है बेनामी पूंजी सामने आई, 8 लाख की घड़ियां मिली जो कोलकाता और मुंबई में अकाउंट थे उसको जब्त किए गए। साथ ही जो जनरल मैनेजर है बिस्मल करके, उनसे पूछताछ की, क्योंकि कहा गया कि बिस्मल ही है जिनको फोर्स किया श्यामल ने कि जल्द से जल्द पीयूष गोयल का जो लोन है वो सैंक्शन किया जाए। शुक्रिया श्रीमी इन तमाम डिटेल्स के लिए। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का संकट सुलझाने की कोशिशें जारी है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने कहा है कि वो गन्ने के लिए 235 रुपए क्विंटल तक का भाव देने को तैयार है। वहीं हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस संकट को खत्म करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। और जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, यहाँ समझना चाहेंगे आपसे कि क्या अब हम कह सकते हैं कि चीनी संकट सुलझने की ओर है? जी, यूपी सरकार को कुछ करने के लिए जो मौका है वो है कल एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियां हैं उनके मालिक बैठक करेंगे। माना जाए इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत होगी और काफी हद तक हल निकलने के आसार है इस पूरे मुद्दे पे। पहला तो ये कि चीनी की गन्ना की कितनी कीमत किसानों को दी जाए। सरकार ने तो हालांकि तय कर रखी है 280 रुपए प्रति क्विंटल। चीनी मिल जैसा कि आपने कहा 235 तक देने को तैयार है, लेकिन सरकार चाहती है कम से कम 240 से 250 रुपए प्रति क्विंटल चीनी मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे बीच का रास्ता अपनाते हुए 240 के आसपास कीमत
देने पर सहमत हो जाए चीनी मिल, और बाकी की जो रकम होगी यानी 240 से बाकी जो रकम होगी 280 के बीच का, वो अंतर सरकार सब्सिडी के तौर पर सीधे किसानों को दे दे ताकि किसानों को नुकसान ना हो। तो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों को सीधे सब्सिडी दे रही है। दूसरा मुद्दा, इस मौके को भुनाते हुए चीनी मिल चाहती है कि सरकार इस बात का भी आश्वासन दे कि जल्द से जल्द इस बात के लिए कानून लाया जाएगा कि सी रंगराजन कमेटी का जो फॉर्मूला था शुगर डी कंट्रोल का, उस फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में मनमाने ढंग से गन्ने की कीमत ना बढ़ाई जाए और चीनी मिलों को दोबारा ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो कल जो बैठक हुई काफी अहम होने वाली है उत्तर प्रदेश में कि चीनी मिलों को दोबारा शुरू होने को लेकर के। जी लक्ष्मण, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। अब साफ है कि गेंद यूपी सरकार के पाले में है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे 5 साल बाद आरुषि हेमराज को मिला इंसाफ। आवाज एट 9 में आगे समझेंगे इस केस की बारीकियों को वकील सुमित वर्मा से। बाद देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड का राज खुल गया है। आरुषि के कत्ल के लिए सीबीआई कोर्ट ने उसके माता पिता तलवार दंपति को दोषी करार दिया है। घर के नौकर हेमराज को भी उन्होंने ही मारा था। कोर्ट ने दोनों को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या और हत्या के सबूत मिटाने का दोषी माना है। राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 के तहत गलत एफआईआर दर्ज कराने का भी दोषी ठहराया गया है। इस पर अदालत कल सजा का ऐलान करेगी। Both accused persons have been convicted today. They have been held guilty today, and on quantum of punishment they will be heard tomorrow. This is the judgment. This is the justice for the victim persons. तलवार दंपति की वकील रेबेका जॉन का कहना था कि इस मामले की ठीक से जांच नहीं हुई है और वो इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगी। Couple have the right, they've gone to jail, they've gone to custody, they have the right to put forward their facts in an atmosphere which is devoid of this kind of frenzy. But as a lawyer, I'm confident that we will be able to take it to the next level and we will be able to establish their innocence. आरुषि हेमराज मर्डर केस सीबीआई के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर तलवार दंपति इसे अपील करती है तो क्या ये अपील मानी जाएगी या जो कन्विक्शन आज हुआ है उसे खड़ा किया जाएगा। सीबीआई के वकील ने अपनी दलील, मौके से मिले सबूत और गवाहों की बदौलत ये साबित कर दिया कि तलवार दंपति ही आरुषि और हेमराज के कातिल हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर सीबीआई ने कैसे तलवार दंपति पर शिकंजा कसा। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि 15 और 16 मई की रात जब आरुषि का कत्ल हुआ तब घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, राजेश, नूपुर, आरुषि और नौकर हेमराज। नोएडा के जलवायु विहार स्थित घर में किसी के जबरदस्ती आने के सबूत नहीं मिले। सभी दरवाजे और लॉक सही सलामत थे। आरुषि के शव के पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और निजी अंगों को साफ किया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर तलवार दंपति ने आरुषि के शव के साथ छेड़छाड़ क्यों की। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि 15-16 मई की रात राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखा और उन पर खून सवार हुआ और उन्होंने दोनों पर वार कर दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आरुषि के शव के साथ छेड़छाड़ की गई। सीबीआई के मुताबिक 15 मई की देर रात डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वो अपने कमरे से निकले और हेमराज के कमरे में देखा। हेमराज वहाँ नहीं था। ये देख राजेश तलवार ने वहाँ रखी गोल्फ क्लब निकाल ली और आरुषि के कमरे की ओर पहुंच चले। आरुषि के कमरे में झांकते ही उनके होश उड़ गए। इसके बाद राजेश तलवार ने गोल्फ क्लब से हेमराज पर वार कर दिया। पहला वार हेमराज के सिर पर लगा, लेकिन दूसरे वार के दौरान आरुषि बीच में आ गई और गोल्फ क्लब का वार उसके सिर पर जा लगा। वो वहीं गिर पड़ी। इसके बाद डॉक्टर तलवार ने आरुषि की नब्ज टटोली, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जब राजेश तलवार ने आरुषि की हत्या की तो उसी वक्त नुपुर तलवार वहां पहुंच गई। उसके बाद तलवार दंपति ने हत्या के राज को छुपाने की योजना बनाई और फिर शुरू हुआ सबूतों को मिटाने का सिलसिला।
सीबीआई के मुताबिक राजेश तलवार ने अपनी पत्नी की मदद से हेमराज के शव को चादर में लपेटा और सीढ़ियों से घसीटते हुए छत पर ले गए। छत पर ही उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से हेमराज का गला रेता ताकि ये दिखा सके कि हेमराज की हत्या छत पर ही की गई। फिर उन्होंने हेमराज की लाश कूलर के पैनल के पीछे छिपा दी और ऊपर से गद्दे डाल दिए। इसके बाद राजेश तलवार खून से सनी चादर और सर्जिकल ब्लेड लेकर नीचे आ गए और सीढ़ी का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। लेकिन खून से सनी चादर और सर्जिकल ब्लेड पुलिस को नहीं मिले। सीबीआई के मुताबिक छत से नीचे आकर उन्होंने आरुषि का गला भी सर्जिकल ब्लेड से काटा। इसके बाद उन्होंने शराब पी, क्योंकि बोतल पर आरुषि हेमराज के खून का अंश मिला है, लेकिन बोतल पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। सीबीआई की दलील है कि राजेश तलवार ने सर्जिकल दस्ताने पहन रखे थे। अपने दावों को पुख्ता साबित करने के लिए सीबीआई ने अदालत में लाश 3 थ्योरी का हवाला दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक अंतिम बार आरुषि और हेमराज को जिंदा हालत में तलवार दंपति ने ही देखा था, यानी राजेश और नुपुर तलवार ने। सीबीआई ने तलवार दंपति पर हत्या के साथ साथ सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया है। ये केस आगे किस ओर जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट सुमित वर्मा। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। सीबीआई पर जिम्मेदारी थी कि अपना केस तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पेश करें। सीबीआई ने जिस तरह का केस रखा है उस पर आपका लीगल व्यू क्या है? मुझे ये अवश्य लगता है कि अपील के अंदर ये केस ना सिर्फ अपील में आर्ग्यू किया जा सकता है, ये काफी आर्ग्यूबल केस भी है और अपील सक्सीड भी हो सकती है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो कानून है वो बहुत ही स्पष्ट है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि उनके तथ्य इस प्रकार होने चाहिए कि वो अक्यूज की गिल्ट से सिर्फ कंसिस्टेंट ना हो, बट अक्यूज की इनोसेंस से इनकंसिस्टेंट हो। तो ये कानून है देश का कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जो केस है वो केवल एक ही उस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि केवल अक्यूज ने ही मर्डर किया है और किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। अगर इस लेवल की सर्कमस्टेंसेस होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस में, केवल उन केसेस में कन्विक्शन अपहेल्ड होती है अपीलेट कोर्ट से या कन्विक्शन ग्रांट होती है ट्रायल कोर्ट से। नो डाउट ट्रायल कोर्ट ने इस केस में एक फैसला दिया है और हम सब सम्मान करते हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले का, किंतु अपीलेट कोर्ट में ये सारी एविडेंस को दोबारा से पढ़ा जाएगा और दोबारा से इसका आंकलन होगा और अपीलेट कोर्ट को पूरी पावर है कि उस फैसले को पलट सके और तलवार दंपति को बरी करे। जी, तो जिन एविडेंस की आप बात कर रहे हैं उसके बिना पर सीबीआई का केस एक दूसरे कोर्ट या हायर कोर्ट में कितना पुख्ता नजर आ रहा है? मेरा लीगल व्यू बड़ा क्लियर है कि ये केस पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन में कठिन था ही, नो डाउट, बट सीबीआई की 2 टीमों ने 2 अलग अलग व्यू दिए थे। एक नंबर 2, सीबीआई ने जो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की थी वो चार्जशीट नहीं क्लोजर रिपोर्ट की थी, यानी सीबीआई के अपने खुद के आकलन में सीबीआई की कलेक्टेड एविडेंस सफिशिएंट नहीं थी ट्रायल चलाने के लिए भी, और ट्रायल के बाद कन्विक्शन करे तो सीबीआई का अपना व्यू बिल्कुल उससे साफ दर्शाता है कि ये एविडेंस और इसी एविडेंस पे ही सजा आई है, ऐसी कोई एडिशनल एविडेंस नहीं आई चालान के बाद सीबीआई के द्वारा। यानी जो एविडेंस सीबीआई के अपने विचार में इनसफिशिएंट थी ट्रायल चलाने के लिए और उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, उसी एविडेंस पे अगर कन्विक्शन आता है तो मेरे विचार में तो ये केस 2 ओपिनियंस जरूर दर्शाता है, और जहां जो भी केस 2 ओपिनियंस दर्शाता है वो लॉ ये है कि उसका फायदा हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को ही जाता है। शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आगे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग, पूरी डिटेल देखिए थोड़ी ही देर में। और आम आदमी पार्टी यानी आपने कांग्रेस और बीजेपी पर नए आरोप लगाए हैं, इनके अलावा और भी खबरें इस ब्रेक के बाद। देश की सबसे बड़ी चर्चित मर्डर मिस्ट्री में फैसला आया, आरुषि के माता पिता ने ही की हत्या, कल सुनाई जाएगी सजा। ईरान की न्यूक्लियर डील के बाद बाजार को देश का व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद, सेंसेक्स ने 388 पॉइंट की छलांग लगाई, रुपया भी 33 पैसे मजबूत हुआ। ईरान समझौते से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद, करीब 2% गिरे भाव।
रिश्वत लेकर लोन पास करने के आरोप में सीबीआई ने एसबीआई के एजीएम को गिरफ्तार किया। डेप्यूटी एमडी श्यामल आचार्य से पूछताछ हुई, बैंक ने छुट्टी पर भेजा। उत्तर प्रदेश गन्ना संकट के लिए राज्य सरकार का किसानों को सब्सिडी देने पर विचार, मिले 235 रुपए से ज्यादा का भाव देने को नहीं है तैयार। एक साल इनकम टैक्स रिटर्न की रिफंड मिलने में हो सकती है देरी, वित्तीय घाटे को काबू करने के लिए बड़े रिफंड को टाल सकती है सरकार। होंडा ने चौथी जनरेशन की सिटी कार से पर्दा उठाया, अगले साल जनवरी से भारत में मिलने लगेगी नई होंडा सिटी। वोटिंग के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने खासा उत्साह दिखाया है। मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह अब तक की रिकॉर्ड वोटिंग है। मध्य प्रदेश चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जगह बुधनी और विदिशा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह से ही भोपाल समेत सूबे के दूसरे मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखीं। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में कड़ी सुरक्षा के बीच बम्पर वोटिंग हुई है। मिजोरम में 81% वोटिंग हुई है। यहां 40 सीट के लिए 142 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच है। मुख्यमंत्री लाल थनहावला 2 जगहों से चुनाव मैदान में खड़े हैं। 2008 में कांग्रेस 40 में से 32 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। अनुभवी तेज गेंदबाज जहीर खान करीब 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने में कामयाब रहे हैं। जहीर को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम में जगह मिली है। जहीर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 3 मैचों में 20 की शानदार औसत से 13 विकेट लेकर अपना दावा मजबूत किया था। हालांकि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर दोनों को चयनकर्ताओं ने एक बार फिर से नजरअंदाज किया है। इसके अलावा ईशांत शर्मा को फिर से टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में जगह मिली है। तेज गेंदबाज उमेश यादव की भी वापसी हुई है, जबकि विनय कुमार का पत्ता टीम से साफ हो गया है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है। आम आदमी पार्टी यानी आप ने कांग्रेस और बीजेपी पर नए आरोप लगाए हैं। उधर यौन उत्पीड़न के आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। देश दुनिया की कुछ और खबरें देखिए 2 मिनट में। आप यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए अलग अलग मीडिया घरानों को 1400 करोड़ बांटे गए हैं। पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आपने ये आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब उनकी पार्टी एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन को लेकर विवादों में फंसी है जिसमें आपके कुछ उम्मीदवारों को गैरकानूनी चंदा लेते हुए दिखाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए और 2 दिन का समय मांगा है। आयोग ने केजरीवाल पर धन के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था। बीजेपी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से इसकी शिकायत की थी। तहलका संपादक तरुण तेजपाल ने यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तेजपाल ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। इस बीच तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में एक लड़की की गैर कानूनी जासूसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह की मुश्किलें थमती नहीं दिखाई दे रही हैं। जासूसी कांड के बाद मोदी और शाह दोनों महिला संगठनों के निशाने पर हैं। कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी समेत कई राजनीतिक दलों से जुड़े महिला संगठनों ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की है। चारा घोटाले में सजा पाए राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट शुक्रवार को एक अर्जी पर सुनवाई करेगा। लालू अक्टूबर में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरकारी खुदाई बंद होने के बाद सोना खोजने का बेड़ा खुद संत शोभन सरकार ने उठा लिया है। शोभन सरकार के शिष्य स्वामी ओम अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। स्वामी ओम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर डोंडिया खेड़ा और आदमपुर में खुदाई की इजाजत मांगी है। डियाजियो यूनाइटेड स्पिरिट सौदा फंसा मुश्किल में।
और विजय माल्या की कंपनी मैंगलोर केमिकल्स में आज 12% से ज्यादा की तेजी दिखी। क्या रही वजह, बताएंगे ब्रेक के बाद। सियाजी यूनाइटेड स्पिरिट्स सौदा ब्रिटेन के रेगुलेटर OFC यानी ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग के दरवाजे पर फंस गया है। OFC के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट्स की खरीद के बाद ब्रिटेन के शराब बाजार में कंपनी का दबदबा बहुत बढ़ जाएगा और वो विस्की के दाम बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस सौदे के बाद ब्रिटेन में विस्की बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल भी खराब हुआ है। हालांकि इस सौदे को पास कराने के लिए Diageo ने व्हाइट एंड मैके ब्रांड में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। विजय माल्या की कंपनी मैंगलोर केमिकल्स में आज 12% से ज्यादा की तेजी दिखी है। दरअसल जुआरी एग्रो मैंगलोर केमिकल्स में अपनी 16% हिस्सेदारी विजय माल्या को बेच सकती है। ये हिस्सेदारी दिसंबर तक बेची जा सकती है। हालांकि कंपनी के चेयरमैन सरोज पोद्दार ने साफ कर दिया कि वो हिस्सेदारी उससे बेचेंगे जो उन्हें ज्यादा पैसे देगा। मौजूदा कीमत के हिसाब से मैंगलोर केमिकल्स की 16% हिस्सेदारी की कीमत 108 करोड़ रुपए है। झारखंड में खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले राज्य में उद्योग धंधों का वैसा विकास नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए था। राज्य में नया पूंजी निवेश आकर्षित करने के मकसद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। कैसा रिस्पांस रहा इस इन्वेस्टर्स मीट में, इस बारे में हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने बात की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो किस तरह से देखते हैं, क्या वजह है कि जिस तरह से इंडस्ट्री को वहाँ पर आना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है, काफी यहाँ इंडस्ट्रीज के कई ग्रुप भी यहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाया है। इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, जरूर उसमें गति में धीमी है और उसको गति देने का प्रयास सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि अब इसमें रफ्तार आएगा और बहुत जल्द और लोग राज्य में आएंगे और अपना पूंजी निवेश करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से कमी जो है, रफ्तार धीमी है, इसको तेज करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कौन कौन सी कोशिशें कर रही है? आज आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट मीट हम लोगों ने किया है और एक ये पहल काफी महत्वपूर्ण देखा जा सकता है और इसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग दूर करें। सर, इन्वेस्टमेंट मीट की अगर हम बात करें तो झारखंड एक ट्राइबल स्टेट के तौर पर है सामने, तो अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पे लैंड की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्राइबल लैंड है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज को वहाँ पर लैंड आसानी से मुहैया नहीं हो पाती है। क्या रीजन मानते हैं? नहीं, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंड इश्यूज कहीं नहीं है। कई एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हम लोगों ने सरकार की जमीनें दी हैं और लैंड इश्यू मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कभी आया है और न कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। सर, आने वाले समय में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा रफ्तार आप देखते हैं? जिस तरह से आप इंडस्ट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं कि वहाँ पर आकर प्लांट लगाएं, निवेश करें, तो आने वाले समय में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो झारखंड में काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे? एज ए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुझे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बीच में नहीं रहना है। कंप्लीटली होल जितने भी एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी सेक्टरों पर ध्यान रखना होता है। इस वजह से मैं कोई पर्टिकुलर पर चर्चा करके मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा किसी भी स्टेट के लिए। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर देखिए आगे। वित्त वर्ष 2013-14 के IT रिफंड की प्रोसेसिंग अगले साल अप्रैल में शुरू हो पाने की उम्मीद है कम। और होंडा ने चौथी जनरेशन की सिटी कार से पर्दा उठाया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे इस ब्रेक के बाद। भारत की रेटिंग घटने की चिंता ने आपके IT रिफंड को फिलहाल रोक दिया है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों ने CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2013-14 के IT रिफंड की प्रोसेसिंग अगले साल अप्रैल में शुरू हो पाने की उम्मीद कम है।
बड़े करदाताओं को इस साल रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग मौजूदा वित्त वर्ष के रिफंड की प्रोसेसिंग रोक सकती है। दरअसल वित्त मंत्री को बढ़ते वित्तीय घाटा की चिंता सता रही है, जिसे दुरुस्त करने के लिए उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों के सामने वित्तीय घाटा दुरुस्त दिखाने के लिए भी सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है, ताकि एजेंसियां भारत के रेटिंग डाउनग्रेड न करें और भारत में विदेशी निवेश कायम रहे। हालांकि टैक्स ब्यूरो का कहना है कि आईटी रिफंड कानून में बदलाव करने से इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ब्याज की दर वही हो जो दर से सरकार करदाता से टैक्स लेती है। सरकार हमारे रिफंड का भुगतान करने में देरी करती है, तो सरकार हमको ब्याज देती है। एक तो आधा ब्याज देती है और दूसरा उस ब्याज पे इनकम टैक्स भी लगता है। तो सरकार को चाहिए कि अगर हम रोए भी नहीं, अर्थात करदाता लेट रिफंड के लिए रोए नहीं, तो कम से कम एक कानून में बदलाव कर दे। ब्याज की दर वही हो जो दर से सरकार करदाता से ब्याज लेती है। लेकिन ये आदेश सिर्फ मौजूदा वित्त वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये सिलसिला पिछले 2 से 3 कारोबारी सालों से चला आ रहा है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2012-13 में ज्यादातर बड़े रिफंड रोके गए। इसकी एक वजह ये भी है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, जबकि रिफंड क्लेम लगातार बढ़ रहा है। श्रीमती चौधरी, मुंबई। अब इंश्योरेंस ग्राहकों से मनमानी फीस वसूलने वाले हॉस्पिटल की खैर नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस में फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने हॉस्पिटल रजिस्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया है। क्या है ये रजिस्ट्री, बता रहे हैं वीरेंद्र व्यास। अस्पतालों के लिए अब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डरों से ओवरचार्ज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुद अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA अस्पतालों में होने वाले इलाज के खर्च का हिसाब रखेगा। IRDA ने इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए हॉस्पिटल की ग्रेडिंग का काम शुरू कर दिया है। IRDA एरिया के पिन कोड के आधार पर इंश्योरेंस के दायरे में आने वाले हॉस्पिटलों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी देगा। We are collecting the in-depth transactional data from health insurers, okay, on batch mode, not in online mode. In batch mode we are collecting, and then we will be able to know for a particular disease, particular procedure, how much is charged by hospital 1 and neighboring hospital, all these things. Then we will be able to get it. इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हॉस्पिटल की छटाई शुरू कर दी है। इसके लिए IIB ने देश भर से 30,000 हॉस्पिटल की लिस्ट भी तैयार कर ली है। ब्यूरो के मुताबिक इस पर 15 दिन के भीतर संबंधित पक्षों की राय मांगी जाएगी। 2 महीने के भीतर हॉस्पिटल की मास्टर रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद है। Once that happens, we will start maintaining what is called as a hospital master registry. So, insurance companies and TPS perforce have to use that in their data submission to us. And any hospital coming later will also join the same kind of a master appropriately. इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक हॉस्पिटल रजिस्ट्री बनने से न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा। तो इन द लॉन्ग रन जब ग्रेडिंग हो जाएगी तो मुझे पता होगा कि इस हॉस्पिटल में अगर एक कस्टमर जाता है तो इसके यहाँ इतना खर्च होना ही होना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को हो रहा है वो तो जान रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी को यह फायदा होगा कि ग्रेडिंग होने के बाद ये आसान हो जाएगा, जो फ्रॉड हो रहे हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाया है। एक अनुमान के मुताबिक देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंश्योरेंस फ्रॉड से 30,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है। अगर IRDA की ये मुहिम काम कर गई तो मुनाफे के लिए जूझ रही इंडस्ट्री के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी को मिल रही कड़ी चुनौती के चलते कंपनी ने इसका नया अवतार आज पेश कर दिया। ये कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देगी। देश में सेडान कारों के सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को फिर से हासिल करने के लिए होंडा ने नई सिटी से आज पर्दा उठाया। ये 4th जनरेशन वाली होंडा सिटी है। नई होंडा सिटी पुरानी सिटी के मुकाबले काफी स्टाइलिश है और इसमें जगह भी ज्यादा है। कंपनी जनवरी से इस कार को बाजार में उतार देगी और उसी वक्त कीमत का भी पता चलेगा। नई होंडा सिटी में सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने अभी से 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ भी उतारने का फैसला किया है। कंपनी का दावा है कि होंडा सिटी डीजल अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देगी। The new generation 1.5 liter iD-Tech diesel engine, the new city is bigger, bolder and stronger and will regain its dominance in the premium class segment. नई होंडा सिटी को नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है और यही प्लेटफॉर्म आने वाली जैज में इस्तेमाल होगा।
कंपनी ने इसे प्रीमियम सेडान कार के तहत टच स्क्रीन, एयर कंडीशन कंट्रोल, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए हैं। 50,000 रुपए लेकर कंपनी ने इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। नई सिटी अपने बेहतरीन माइलेज, आकर्षक डिजाइन और नए फीचर की वजह से बाजार में मौजूद मारुति S64, वोक्सवैगन वेंटो, hyundai वर्ना, स्कोडा रैपिड और निसान सनी जैसी कारों को कड़ी चुनौती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और आवाज एट 9 में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।